हेलो एवरीवन, मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का एक न्यू वीडियो में। देखो, अपने जितने भी लैब हो चुके हैं उनकी हमने थ्योरी देखी ट्रिक्स के साथ। उसमें क्या फ़ायदा होगा, आपको एक एक चीज़ रट जाएगा। उसमें जो चीज़ें बची हैं और जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे हम MCQ देखने जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक लाइन में अरेंज कर देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा सर? उससे ये फ़ायदा होगा, आपका बहुत सारे क्वेश्चंस एक दो क्लास में हो जाएंगे मैक्सिमम। दूसरी चीज़, आपको हर एक चीज़ रट जाएगी। मेन चीज़ आपके रटना है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझने बैठोगे तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक आप थ्योरी की क्लास देखो, एक वन लाइनर्स की क्लास देख लो। इससे क्या होगा, आपका पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वन लाइनर में हम सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं ब्लड बैंक के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, एकदम PYQ रहेंगे और टॉपिक टू टॉपिक रहेंगे। बाहर से फालतू क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेंगे, वही क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, RBC को प्रिजर्व करने वाला प्रिजर्वेटिव का नाम क्या होता है ब्लड बैंक के अंदर। हम बात करें तो हीमेटोलॉजी में बात करेंगे तो उसकी बात अलग हो जाएगी, वहाँ EDTA वॉयल यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ब्लड बैंक के अंदर प्रिजर्वेटिव की बात करें हम, जो कि RBC को संरक्षित करता है, तो उसका नाम आता है CPDA। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ठीक है, और वो भी CPDA में भी CPDA टाइप 1। याद कर लेना, सिंपल सा है कि RBC को मुख्य प्रिजर्वेटिव करने वाला कौन सा, संरक्षित करने वाला प्रिजर्वेटिव क्या है, CPDA 1 है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। सिंपल सा एक लाइन का आंसर है, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। किसकी? ब्लड ग्रुपिंग की। ABO जो सिस्टम होता है उसकी ब्लड ग्रुपिंग की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1901 में। अच्छा, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है? ट्रांसफ्यूज़न के लिए इंपॉर्टेंट होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो ब्लड बैंक में अधिकतम यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट। ठीक है, वही जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन 1 बताया, प्रिजर्वेटिव संरक्षित करने वाला। और एंटीकोगुलेंट की बात करें तो उसमें जो CPDA में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कैसा होता है? सिट्रेट बेस्ड होता है। C का फुल फॉर्म क्या होता है? सिट्रेट। तो जो ADTA होता है वो कहाँ यूज़ होगा? वो यूज़ होगा हीमेटोलॉजी में। ठीक है, और ब्लड बैंक की हम बात करेंगे तो सिट्रेट बेस्ड CPDA यूज़ होते हैं प्रिजर्वेटिव। और एंटीकोगुलेंट की बात करें तो सिट्रेट बेस्ड एंटीकोगुलेंट होते हैं। अब इस CPDA के अंदर होल ब्लड की, जो पूरा ब्लड है जिसके अंदर RBC WBC प्लेटलेट तीनों पाए जा रहे हैं, होल ब्लड, उसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो कितने दिन तक रहती है? याद कर लेना भैया, 35 दिनों की सेल्फ लाइफ होती है। अगर CPDA ना हो के केवल CPD की बात की जाए, उसमें कितनी होती है? 28 डेज की होती है। याद कर लोगे, सिंपल है। पैक्ड RBC को संग्रहित करने का तापमान, यानी RBC को हमने अलग कर लिया है, PRBC बना लिया है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट का तापमान कितना होना चाहिए? प्लेटलेट देखो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, उससे थोड़ा सा कम, यानी 20 से 24 डिग्री पर रखते हैं प्लेटलेट को। ठीक है, और उसको हिलाते रहना जरूरी होता है। जो मशीन आती है उसमें आप देखते हो ब्लड बैंक में प्लेटलेट लगातार हिलते रहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? 5 दिन होती है। अगर रेंज की बात करें तो 5 से 7 दिन होती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP जिसको बोलते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे 1 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यानी FFP को -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 साल के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसकी ट्रिक भी हमने बताई थी जब हमने ब्लड बैंक की थ्योरी पढ़ी थी। क्या बताई थी? प्लेटलेट गरम, RBC ठंडा और FFP बर्फीला। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बर्फीला यानी -30 डिग्री पर 1 साल के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें क्रायोप्रेसिपिटेट, कहाँ उपयोग किया जाता है क्रायोप्रेसिपिटेट का? फिब्रिनोजेन और फैक्टर 8 के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्लड देना हो किसी को तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट का नाम क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस मैच। ठीक है, क्रॉस मैच के लगाए बिना हम ब्लड नहीं दे सकते। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से। ICT या DCT का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट कॉम टेस्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ऑटो इम्यून हीमोलिसिस की टेस्ट के लिए डायरेक्ट कॉम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। याद हो गया भैया कि ICT का इस्तेमाल तो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए करेंगे और DCT का इस्तेमाल यानी डायरेक्ट का इस्तेमाल ऑटो इम्यून हीमोलिसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे।
डोनर से एक बार में ली जाने वाली अधिकतम मात्रा, क्वेश्चन में ध्यान देना, अधिकतम मात्रा, तो अधिकतम मात्रा 450 ml, ये मैक्स वॉल्यूम है, इतनी ही ले सकते हैं एक बार में एक डोनर से, ठीक है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगी 350 से 450, ये सिंपल सी बात हो गई। नॉर्मली कितना लेते हैं, नॉर्मली 350 ml ब्लड लिया जाता है, याद हो गया। ब्लड डोनेशन के लिए HB लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, मोर देन या इक्वल टू 12.5 ग्राम पर DL, इतना होना चाहिए हीमोग्लोबिन। उससे नीचे अगर हीमोग्लोबिन है तो हम ब्लड डोनेट नहीं करवाएंगे, ठीक है। एक बार आदमी ने ब्लड देकर गया ब्लड डोनेशन किया उसने, तो उस ब्लड डोनेशन से लेके उसको अगले बार के ब्लड डोनेशन के बीच कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए, यानी ब्लड डोनेशन के बीच का डिफरेंस कम से कम 3 महीने यानी 3 मंथ्स का डिफरेंस होना ही चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, ब्लड बैंक में क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे जरूरी चीज़ टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ठीक है। जो आप भी फ्रिज रखे हुए हैं जिसमें FFP स्टोर है, जिसमें ब्लड स्टोर है, उसके टेम्परेचर की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे ब्लड बैंक की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे ज़रूरी है। इमरजेंसी में बिना टेस्ट के दिए जाने वाला ब्लड ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं, O नेगेटिव। O नेगेटिव को और क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब इमरजेंसी में बिना टेस्ट के क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, तो डोनर है तो ये किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। RH फैक्टर का रिस्पॉन्सिबल एंटीजन, जो RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर या तो RH पॉजिटिव होगा या तो RH निगेटिव होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, D एंटीजन। यही ना बोलते हैं A, B और D। A होता है एंटीजन, एंटीजन B होता है और एंटी-D होता है, तो एंटी-D बोलते हैं जो RH फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। देखो पूरा ब्लड बैंक कैसे कवर हो जाएगा 50 क्वेश्चंस में। ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन होता है, ऑटोलॉगस देखो जो डोनर होता है उसमें एक ट्रांसफ्यूजन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोलॉगस। ये ऑटोलॉगस क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए हैं कि ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। इसमें क्या होता है, मरीज खुद का ब्लड इस्तेमाल करता है, जैसे किसी की सर्जरी होने वाली है, उसने क्या किया, सर्जरी से पहले अपना खुद का ब्लड डोनेट कर दिया और उसको रखवा लिया खुद के लिए कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद का ब्लड इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको बोला जाता है ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन। ये सिंपल सी बात हो गई। इसमें क्या होता है, मरीज का खुद का ब्लड इस्तेमाल किया जाता है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज़रूरी मॉनिटरिंग क्या होता है, जो मैसिव ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि मोर देन 10 वो दे देते हैं, जो मैसिव ट्रांसफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसमें सबसे जरूरी मॉनिटरिंग क्या होती है पेशेंट की। थ्योरी में मैंने बताई थी मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या है, एक बार आप जाके वीडियो देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले मॉनिटर करते हैं कैल्शियम, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये मॉनिटरिंग फैक्टर्स होते हैं। विंडो पीरियड क्या होता है भैया, अगर संक्रमण है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, इसको बोला जाता है विंडो पीरियड। याद है भैया कि विंडो पीरियड का मतलब है संक्रमण यानी इन्फेक्शन तो है, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसको बोला जाता है विंडो पीरियड। जैसे HIV हो गया, HCV हो गया, इसका संक्रमण हो रखा है पेशेंट को, लेकिन अगर टेस्ट करें हम पॉजिटिव नहीं आता तो उस पीरियड को विंडो पीरियड बोला जाता है। नेट टेस्टिंग से क्या पता चलता है, यानी नेट टेस्टिंग से क्या पता, HIV, HCV, HBV, इनकी अर्ली डिटेक्शन पता चलती है। अब टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, पेशेंट विंडो पीरियड में, तो उसके लिए कौन सी टेस्ट लगाएंगे, नेट टेस्टिंग। नेट टेस्टिंग में सीधे सीधे पता चल जाएगा कि HIV, HCV, HBV की अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, जिससे उसे पॉजिटिव आने से पहले विंडो पीरियड में हम पकड़ लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे कि पेशेंट को संक्रमण है। ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर का मानक तापमान, यानी मानक तापमान कितना होना चाहिए, 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्रॉस मैच टेक्निक में कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, मेजर क्रॉस मैच होता है, माइनर क्रॉस मैच होता है, दोनों होते हैं। आगे बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कौन सा वो होता है, तो H एंटीजन होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है। कौन सा, H एंटीजन एब्सेंट होता है। सिंपल सी बात हो गई। RH निगेटिव माँ और RH पॉजिटिव शिशु में क्या समस्या आती है, जिसको बोला जाता है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न यानी HDN, ठीक है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है। इसको मैंने भी पढ़ा रखा है ब्लड बैंक में। उसमें क्या होता है, अगर RH निगेटिव माँ है और RH पॉजिटिव अगर उसका बच्चा होने वाला होता है, तो दोनों का जब ब्लड मिक्स हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, बच्चे के अंदर जब उसका माँ का दूसरा बच्चा होने वाला रहता है तो उसमें माँ के अंदर पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे शिशु को वो खतरा पैदा कर सकती है। तो इसी को बोला जाता है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये सिंपल सी बात हो गई, HDN या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस भी बोला जाता है। RH इम्यूनोग्लोबिन एंटी-D कब दिया जाता है, डिलीवरी के बाद 72 घंटे के भीतर दिया जाता है।
RH इम्यूनोग्लोबिन, जिसको एंटी-डी बोला जाता है, इसी से बचाने के लिए, HDL से बचाने के लिए। ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है? अभी हमने देखा था कि इमरजेंसी में हम O नेगेटिव चढ़ा सकते हैं। क्यों यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। A और AB, O और AB दोनों एक यूनिवर्सल डोनर क्यों है, एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है? ठीक है, क्योंकि RBC में कोई A या B एंटीजन नहीं होता है, याद रखना। RBC की सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। अब उसकी सरफेस पर क्या है, तो A एंटीजन पाया जाएगा तो B एंटीजन पाया जाएगा, दोनों ही एंटीजन एब्सेंट होते हैं, तो उसको बोला जाएगा O ग्रुप यूनिवर्सल डोनर नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसे उसका अपोजिट कर दे तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन जाएगा। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है? AB ब्लड ग्रुप है। उसमें क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब देखो यहाँ ये 2 लाइन से कितने सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन हो गया O ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि एंटीजन RBC में कहाँ पाए जाते हैं, तो सरफेस पे पाए जाते हैं। तीसरा सवाल हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है? AB ब्लड ग्रुप है। चौथा क्वेश्चन हो गया एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती हैं? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन हो गया AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है। छठा क्वेश्चन हो गया O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर क्यों है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, याद रख लेना, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम बात करें होल ब्लड में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, नहीं रहते तो प्लेटलेट्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं होल ब्लड में। ठीक है, रॉलेक्स फॉर्मेशन की बात करें, जिसमें RBC होता है, वो कॉइन जैसे ऐसे फॉर्मेशन बना रहता है, इसको हम बोलते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। इससे क्या होता है, गलत पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। कहाँ आ सकता है? ब्लड ग्रुपिंग में। ठीक है, याद रखना। कॉम्प्स रिएजेंट में क्या होता है? एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन होता है। कॉम्प्स रिएजेंट में एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन यानी AHG जिसको बोलते हैं, वो होता है कॉम्प्स रिएजेंट में। MCV, MCH और MCHC, इन तीनों को मापने के लिए सही सैंपल कहाँ लेंगे? तो EDTA ब्लड से लेंगे। अभी हमने बताया हेमेटोलॉजी में EDTA यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ब्लड बैंक में हम CPDA या सिट्रेट बेस्ड एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं। कोल्ड एग्लूटिनिन्स इंटरफेयर करते हैं, कहाँ इंटरफेयर करते हैं? कोल्ड एग्लूटिनिन्स इंटरफेयर करते हैं ABO टाइपिंग में। इसके अलावा कार्ड लैंड स्टीनर क्या खोजा था? ब्लड ग्रुपिंग खोजा था। तो लैंड स्टीनर्स लॉ लागू नहीं होता। कहाँ लागू नहीं होता? RS सिस्टम पर। और कहाँ लागू होता है? तो ABO सिस्टम पर लागू होता है। लेकिन जब RS सिस्टम है उस पर कार्ल लैंड स्टीनर लॉ नहीं लागू होता है, याद रख लेना। ब्लड बैंक में डोनर ब्लड का सबसे पहले कौन सा टेस्ट लगाते हैं? ABO यानी ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद RH टाइपिंग करेंगे, यानी ABO ग्रुपिंग, उसके ब्लड ग्रुपिंग करेंगे टोटल मिला के। ठीक है, तो डोनर का ब्लड आएगा। MCQ में पूछा जा रहा है सबसे क्वेश्चन की बात करें, पॉपुलर बॉम्बे ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है? तो इसका आंसर होगा सिर्फ बॉम्बे ग्रुप से ही ले सकता है। अभी हमने बताया CPD, उसमें D का क्या मतलब होता है? तो डेक्सट्रोज होता है। फुल फॉर्म की बात करें, C फॉर सिट्रेट, P फॉर फॉस्फेट और D फॉर डेक्सट्रोज। तो CPD में D का मतलब क्या होता है? डेक्सट्रोज। ऐसे तीनों का नाम याद कर लेना, पूरा CPDA का ही नाम याद कर लेना आप। किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। C फॉर क्या होता है? सिट्रेट, P फॉर क्या होता है? फॉस्फेट, और D फॉर क्या होता है? डेक्सट्रोज, और A फॉर क्या होता है? एडिनिन। ठीक है, एडिनिन। ये सिंपल सी बात याद हो गई। फिर उसके अलावा हम बात करें, वार्म एंटीबॉडीज़ किस टेम्परेचर पर एक्टिव होती हैं? एक होती है वार्म एंटीबॉडीज़, वो किस टेम्परेचर पर एक्टिव होती है? सीधे सीधे रट लेना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऐसे बात करें, कोल्ड एंटीबॉडी कितने पर एक्टिव होती हैं? अब नाम से पता लग रहा है वार्म है तो थोड़ा टेम्परेचर गेन ज़्यादा होगा, कोल्ड है, कोल्ड एंटीबॉडीज़ है तो एक टेम्परेचर कम होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिव होंगी। ब्लड कलेक्शन बैग पर क्या लिखा होता है? ये सिंपल सी बात, स्टेराइल और पायरोजन फ्री लिखा होता है। NTA और NTB एंटीबॉडीज़ का प्रकार कैसे, किसके प्रकार है? जो NTA हैं, NTB हैं, ये किस एंटीबॉडीज़ का प्रकार है? एंटीबॉडी हमने कितने प्रकार के पढ़े? 5 प्रकार के पढ़े। GAMDE, गमदे पढ़ा था ना, NTGA, NTG, NTGM, IgG और IgE। तो इसमें IgM जो होता है उसी की प्रकार से NTA और NTB, ये याद रख लेना। NTD एंटीबॉडीज़ का प्रकार क्या किसका है? जो NTD एंटीबॉडी, देखो 3 एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं, NTA, NTB, ये किस पे यूज़ होती हैं? RBC के सरफेस पर। और NTD यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं? ये होती हैं RS सिस्टम पर। सिंपल सी बात। तो इसकी जो हो गई ये कहाँ होती हैं? IgM में होती हैं। और जो RS में यूज होती है एंटीबॉडी यानी NTD कहाँ होती हैं? ये किसके प्रकार होती हैं? IgG की प्रकार होती हैं। याद हो जाएगा, सिंपल सी बात। ये दोनों लाइन भी स्टार मार्क कर लेना। Which blood component corrects coagulation defect?
कौन सा ब्लड कंपोनेंट जो होता है करेक्ट कर सकता है कोएगुलेशन डिफेक्ट्स को? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसका भी कई बार फुल फॉर्म पूछता है, एफएफपी का फुल फॉर्म बताओ, तो बोलते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। सिट्रेट एंटीकोगुलेंट का मुख्य कार्य क्या है? अब भी हमने देखा कि ब्लड बैंक में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, तो सिट्रेट बेस्ड होता है। अब इस सिट्रेट बेस्ड एंटीकोगुलेंट का मुख्य कार्य, मेन कार्य क्या है? कैल्शियम को बाइंड करके क्लॉटिंग को रोक देता है। याद हो गया, कैल्शियम को बाइंड करता है और क्लॉटिंग को रोक देता है। कैल्शियम क्या करता है? उसमें अपने थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है, जो क्लॉटिंग होता है उसमें मदद करता है कैल्शियम। तो ये क्या करता है? सिट्रेट कैल्शियम को बाइंड करके क्लॉटिंग को रोकता है। कैल्शियम बाइंड कर देगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। डोनर सिलेक्शन में पल्स रेंज कितनी है? अच्छा, डोनर जो आएगा ब्लड डोनेट करने के लिए उसकी पल्स रेंज क्या होनी चाहिए? तो मानक क्या है? 50 से 100 बीपीएम, कहीं कई जगह 60 से 100 लेते हैं, ये उसकी पल्स की रेंज होनी चाहिए। प्लेटलेट काउंट इन सिंगल डोनर प्लेटलेट, एचडीपी में प्लेटलेट कितने होना चाहिए? मोर देन 3 × 10⁻11, मोर देन 3 × 10⁻11 प्लेटलेट्स होनी चाहिए उस एचडीपी डोनेट करने के लिए, ठीक है। ब्लड फ्रिज का टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है थर्मोग्राफ या डिजिटल डिस्प्ले से। याद कर लेना, जो देखो जो ब्लड बैंक में जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स लगे रहते हैं उसके ऊपर क्या होता है? डिजिटल डिस्प्ले लगा होता है, उसमें टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली शो करता रहता है कि हाँ फ्रिज का टेम्परेचर इतना है। याद हो गया। प्लाज्मा सेपरेशन के बाद पीआरबीसी और एफएफपी को अलग करने के लिए कौन सा सेंट्रीफ्यूज करते हैं? पीआरबीसी और एफएफपी को अलग करने के लिए हैवी सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसके अलावा हम बात करें, ब्लड बैंक में आरबीसी की वेबिलिटी घटती है, हाँ डेली घटती है, 1% तक डेली वेबिलिटी घटती है ब्लड बैंक में, ठीक है। एचबीएस ट्रेट किसके लिए होता है? सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, एस फॉर सिकल सेल। ये वाला व्यक्ति डोनेट कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, हाँ डोनेट कर सकता है, लेकिन लिमिटेड यूजेस के लिए डोनेट कर सकता है। डोनर डेफरल फॉर टैटू या पायरेसिंग, यदि किसी व्यक्ति को टैटू बनवा रखा है उसने रिसेंट में या पायरेसिंग है तो वो कितने महीने बाद उसको डेफर किया जाता है कि आप इतने महीने बाद डोनेट कर सकते हो? तो 6 महीने के बाद डोनेट कर सकता है। हिपैरिन क्यों नहीं यूज होता रूटीन ब्लड स्टोरेज में? जो हिपैरिन होता है, जो क्या है हिपैरिन, क्या एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, और यहाँ क्या सिट्रेट बेस्ड एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ब्लड बैंक में। तो क्वेश्चन पूछा था हिपैरिन क्यों नहीं हो जाता रूटीन ब्लड स्टोरेज में? क्योंकि इसकी आरबीसी प्रिजर्वेशन पुअर होती है, किसकी? नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपैरिन की, ठीक है। अब जो पना बनाया हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, उस क्यों बनाते हैं? कि आरबीसी लंबे टाइम तक प्रिजर्व हो सके। हिपैरिन यूज़ करेंगे, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो आरबीसी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी, तो लगातार ब्लड कौन देगा ब्लड बैंक में? फिर बैंक का मतलब ही क्या हो जाएगा? ये सिंपल सी बात होगी। सिट्रेट टॉक्सिसिटी से होता है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाए बॉडी में तो उससे क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा, यानी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। मैसिव ट्रांसफ्यूजन में डायल्यूशनल कोएगुलोपैथी का कारण क्या होता है? जो मैसिव ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें डायल्यूशनल कोएगुलोपैथी के कारण से क्या होता है? प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहा है तो उसके अंदर सिंपल सी बात है प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर की कमी आएगी। WBC रिडक्शन फिल्टर क्यों यूज होता है? फेब्राइल रिएक्शन और CMV ट्रांसमिशन रोकने के लिए। प्लाज्मा फ्रीजिंग टाइम आफ्टर कलेक्शन ऑफ FPP, यानी FFP की कलेक्शन के बाद प्लाज्मा की फ्रीजिंग टाइम कितनी होती है? विदिन 8 आवर्स होती है। AB प्लाज्मा यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर क्यों है? कोई एंटी-A एंटी-B बॉडी नहीं होती। AB प्लाज्मा क्या होता है? यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। ब्लड में भी तो बात करें AB पॉजिटिव हो रहा था, और AB प्लाज्मा भी यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर होता है, क्योंकि इसमें भी कोई एंटी-A या एंटी-B एंटीबॉडी नहीं होती है। इसके अलावा बात करें, ल्यूकोकार्डियोस ब्लड से बचा जा सकता है कैसे? FNHTR, जिसको फुल फॉर्म होता है फेब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा बात करें कुछ ट्रिक्स की, तो जिसमें होता है 1 यूनिट प्लेटलेट से प्लेटलेट काउंट में कितनी वृद्धि होती है? यानी हम किसी के शरीर में प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं, उसको 1 यूनिट हमने प्लेटलेट चढ़ाया तो उसके बॉडी में कितनी प्लेटलेट की ग्रोथ हो जाएगी? 5000 से लेके 10,000 माइक्रोलीटर तक की ग्रोथ हो जाएगी। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन TTI जिसको बोला जाता है, इसके लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है? NAT टेस्टिंग होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। इससे क्या होता है? अभी हमने आगे देखा था कि विंडो पीरियड में ही उसके HIV, HCV और HBV वायरस का पता लगाया जा सकता है NAT टेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। RBC ट्रांसफ्यूजन रोकने के लिए सूटेबल प्रिजर्वेशन CPDA हमने पहले भी देखा। CPDA 1 में कौन कौन से घटक होते हैं? फुल फॉर्म में वही पूछने की बात हो रही है, तो एसिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन होते हैं। डेफरल फॉर मलेरिया एंडेमिक एरिया ट्रेवल, यदि देखो मलेरिया एंडेमिक एरिया है किसी के यहाँ,
ठीक है, किसी के मोहल्ले में काफ़ी भयानक रूप से मलेरिया फैल रखी है, ठीक है, तो उसके लिए हम डोनर को कितने दिनों के लिए डेफर करेंगे, तो 3 महीने के लिए डेफर करेंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। प्लाज्मा के थॉविंग के लिए टेम्परेचर 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। डोनर एचबी चेक करने का आसान टेक्निक क्या होता है, कॉपर सल्फेट मेथड होता है, ठीक है। मोस्ट इम्यूनोजेनिक RH एंटीजन कौन सा होता है, डी एंटीजन होता है। ब्लड ग्रुपिंग में फॉल्स पॉजिटिव का कारण है, देखो ब्लड ग्रुपिंग जो होता है उसमें फॉल्स पॉजिटिव अगर आ रहा है तो अभी हमने देखा था रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, रोलेक्स में क्या RBC ऐसे सिक्के जैसे जम जाती है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ भी फॉल्स पॉजिटिव देती हैं कई बार। RH निगेटिव फीमेल को एंटी-डी कब देनी चाहिए, वही बात हो रही है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की, तो गर्भावस्था के 28वें हफ्ते और प्रसव के 72 घंटे के अंदर उसे RH निगेटिव एंटी-डी दे देनी चाहिए। हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का इमीडिएट टेस्ट क्या होता है, DCT होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, यानी हीमोलिटिक जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसके लिए इमीडिएट टेस्ट क्या लगाते हैं, DCT लगाते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। ब्लड कलेक्शन नीडल या गेज कितनी होती है, 16 या 17 होती है, ये भी कई बार आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हीमोविलिजेंस का क्या मतलब होता है, ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी एडवर्स इफेक्ट की निगरानी होती है हीमोविलिजेंस। होल ब्लड के कंपोनेंट सेपरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लाइट सेंट्रीफ्यूज होता है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑटो कंट्रोल का पॉजिटिव होता है, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव आता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपने क्या किया, ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए, याद कर लिए, रट लिए, और जो हमने अभी इससे पहले थ्योरी रटवाई थी, समझाई थी, उसको भी आपने अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया। आपका ब्लड बैंक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।